सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्से रसोई में, और मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर जिसका नाम है भरवा खजूर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए खजूर, मक्खन, दखनी मिर्च का पाउडर, काजू, मखाने, पिस्ता, नारियल, अखरोट और मगज। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, फिर बटर डालेंगे, बटर को पूरा मेल्ट करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकती हैं। फिर इसमें मखाने डालकर फ्राई करेंगे। क्योंकि बटर जल्दी जल जाता है इसलिए हमें बहुत स्पीड से इसको फ्राई करने हैं मखाने को। नाज़रीन, हम मक्खन इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें नमक होता है और खजूर जो है वो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं तो उसका मीठापन थोड़ा कम हो जाता है। जब फ्राई हो जाएंगे मखाने तो हम इनको एक प्लेट में निकालेंगे। फिर गैस को सिम करके सारे ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स करेंगे।
इसी बटर में हम सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। नारियल, अखरोट और मगज। हल्का सा तीखा करने के लिए दखनी मिर्च का पाउडर, फिर हमें ये सारे ड्राई फ्रूट सिर्फ सॉटे करने हैं। फिर जब ये सॉटे हो जाएंगे तो हम इनको मखाने में मिक्स करेंगे। नाजरीन, फिर हम एक और प्लेट लेंगे। फिर हम खजूर के बीज निकालेंगे। नाजरीन, भरवा खजूर उन लोगों के लिए बहुत फायदे की चीज है जिनके अंदर खून की कमी होती है या फिर जिनके अंदर वीकनेस होती है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए ये बहुत ताकतवर गिजा है। पूरा नहीं काटना इसको, सिर्फ एक साइड से थोड़ा सा काटना है, इतना कि ये बीज निकल जाएं। फिर इस मिक्सचर को, ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, इसको खजूर के अंदर भरना है। इसके लिए एक स्पून लेंगे, इसको बनाने के बाद सुबह में नहार मुंह एक खजूर डेली खाना होता है, जिसके अंदर खून की कमी होती है। फिर हम इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाएंगे। अब हम भरवा खजूर को सर्व करेंगे। इसके लिए हमें एक सर्विंग प्लेट चाहिए।
नाजरीन, बनकर तैयार हैं भरवा खजूर और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे और आप इनको ट्राई भी करेंगी। तो आज ही बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। भरवा खजूर बनाने के लिए चाहिए खजूर, बटर, काजू, नारियल, अखरोट, मगज, दखनी मिर्च, चांदी की वर्क और मखाने। भरवा खजूर बनाने का तरीका। सबसे पहले एक पैन में बटर, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, नारियल, अखरोट, मगज और दखनी मिर्च डालकर कुछ देर भूनें। फिर इस मिक्सचर को खजूर में भर के चांदी की वर्क से सजाकर सर्व करें। नाजरीन, अगर आप भी बनना चाहती हैं मेरे शो का हिस्सा तो भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कहे हैं आज तेरे दर पे इज़्तिराब नसीम, कहे हैं आज तेरे दर पे इज़्तिराब नसीम। किस जहां से कोई खाक सार गुजरे, किस जहां से कोई खाक सार गुजरे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। सोपोर इनकाउंटर में जख्मी हुए एएसआई ने तोड़ा दम, इनकाउंटर जारी। लश्कर तैयबा के मुजफ्फरनगर के नौजवान मुतासरीन से राब्ता कायम करने का मामला, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने नहीं की खबर की तस्दीक। समाजवादी पार्टी पुलिस के दावे पर बरहम, बीजेपी ने साधा अखिलेश हुकूमत पर निशाना। पटना के हरमंदिर गुरुद्वारे में 2 ग्रुपों के बीच झड़प, खींची तलवारें, मुतादिद जख्मी। और खबरें तफसील से।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच इनकाउंटर जारी है। इनकाउंटर में जख्मी हुए एएसआई कफील अहमद मीर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि दीगर 3 सिक्योरिटी एहलकार अस्पताल में जेर इलाज हैं। चानकन के रिहायशी इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। और इस एनकाउंटर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं श्रीनगर में ईटीवी ब्यूरो चीफ मनोज कौल से। मनोज, कफील अहमद के दम तोड़ने की इत्तला आई है, 3 सिक्योरिटी एहलकार अभी भी जख्मी हालत में अस्पताल में है, क्या सूरत हाल है वहां की और इन एहलकारों की? देखिए जिलानी, एनकाउंटर के बारे में अगर बात करेंगे तो वहां पर जैसे मैंने पहले कहा था कि गोलीबारी रुक चुकी है। पहले ही एक जब ये पुलिस पार्टी वहां गई थी, एक सर्च ऑपरेशन के दौरान उनपे फायर किया गया और ग्रेनेड एक दागा गया, जिसमें 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे, जिसमें से एक एएसआई कफील अहमद की मौत हुई है अस्पताल के अंदर। तो बाकी के जो 3 हैं उनको आर्मी के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जो हमें जराये से मालूम हुआ है उसके मुताबिक उनमें से 2-1 की हालत भी तशवीशनाक बनी हुई है। लेकिन वहां जो एनकाउंटर साइट है, एनकाउंटर साइट में अभी भी जो पुलिस और सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो लगातार उस इलाके की तलाशी ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस लगातार उस एरिया को कर वहां की तलाशी दी जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट किस मकान में छुपे हुए हैं। तो फिलहाल वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार अपना घेरा बनाया हुआ है, तलाशी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मिलिटेंट्स का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जी, लोकल लोगों का कुछ ताउन भी हासिल किया जा रहा है कि क्योंकि मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हैं तो अचानक तो आज नहीं आए होंगे, क्योंकि काफी दिन से ये कोशिश रही होगी, अचानक हमला नहीं हुआ होगा। तो लोकल लोगों का क्या कहना है इस पर? देखें, लोकल लोग जो हैं ये जिस तरह की जगह जो हमने देखा है आज, जब भी मिलिटेंट आते हैं तो अचानक किसी घर में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी तरह की इत्तला मिल जाती है और वो उस इलाके को घेरे में लेते हैं और मिलिटेंट्स की जो है तलाश शुरू की जाती है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। छानकन में भी आज पुलिस को ये इत्तला मिली थी कि वहां पर कुछ 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। और जैसे ही पुलिस पार्टी वहां पहुंची और वहां मिलिटेंट छुपे हुए थे, उन्होंने एकदम से उन पर हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे और जिसमें से एक एएसआई कफील अहमद वहां अभी अस्पताल में दम तोड़ बैठा है। और वो जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, तलाशी कार्रवाई जारी है और वहां लोगों से भी पूछताछ की जा रही है क्या क्या उन्होंने उन मिलिटेंट्स को देखा है, उनके बारे में उनको जो पता है उनसे भी पूछा जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस को उन मिलिटेंट्स तक पहुंचने में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। जी, शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ श्रीनगर से मनोज कौल तफसीलात दे रहे थे। अभी पुलिस को और सीआरपीएफ को कामयाबी नहीं मिली है। जैसा कि हमने बताया, एएसआई कफील अहमद जो कि इस इनकाउंटर में जख्मी हुए थे, अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ दिया है। और आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों कबल मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के हवाले से कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसकी 4 जानिब से मजम्मत की गई थी। दिल्ली पुलिस भी अब राहुल के दावे की तस्दीक करती मालूम हो रही है, मगर मुजफ्फरनगर फसादात की जांच के दौरान वो इस नतीजे पर पहुंची कि मिलिटेंट तंजीम लश्कर-ए-तैयबा ने फसाद मुतासरा नौजवानों से रब्त कायम करने की कोशिश की थी। जराये के मुताबिक फरकावाराना तौर से हसास इलाकों को मिलिटेंट तंजीम अपने लिए ज़र्क़ ज़मीन तस्वुर कर रही है। मेवात से गिरफ्तार किए गए 2 अफराद से पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि लश्कर नाराज नौजवानों को तंजीम में शामिल करने के लिए दौलत का लालच दे रहा है। जरा के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ फोन कॉल्स भी इंटरसेप्ट किए हैं, जिससे पता चला है कि लश्कर का कमांडर जावेद शिमाली हिंद में सरगर्म अपने कारकुनों के राब्ते में है। उधर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने इस खबर की तस्दीक नहीं की है। पूरी तफसील से आपको जानकारी स्पेशल सीपी स्पेशल सेल देंगे। बाकी जो भी इसमें है आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, पर यह कि आप जो है जो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो। लेकिन कहीं लिंक है इनका? नहीं, ऐसा है, इसके बारे में जो भी है आपको बता दिया जाएगा, पर आपकी जो मेरे ख्याल में खबर गलत है जिस तरह से। और भाई आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एहलकार इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। ये एलईटी का मेंबर है और 2001 में आफ्ताब अंसारी और आमिर रजा खान के साथ और भी 7-8 लोग थे, उनके साथ ये टेरर के केस में बंद हुआ था। इनके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव बरामद हुआ था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की थी। ये 2011 तक ये सजा काटा और 2011 में ये जेल से बाहर आए।
शाहिद और राशिद से इनका क्या संबंध था? सर ये क्वेश्चन है सर, देयर इज अ in history if you go back sir from 90 to 93 Bombay riot victims were used to carry out blast in Bombay in 1993. Then Gujarat riots led to formation of Indian Mujahideen. Do you suspect as a senior officer in special cell that there is an covert attempt by Lashkar-e-Toiba to radicalize or motivate youths? Well, I'm here not to give my opinion. I'll just give you facts and not my opinion. Sir, but in the interrogation have they said that they wanted to radicalize youths? Any other question? सर दैट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हवलदार मीडिया से बात कर रहे थे। राशिद और शाहिद की उन्होंने बात की जो सिलसिले में साबिक में भी मतलूब रहे और पकड़े गए थे। उधर इस मामले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इसे साजिश करार दिया है। इसका कहना है कि समाजवादी हुकूमत दिल्ली पुलिस के दावे की सदाकत की जांच करेगी। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था और दिल्ली की पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है ये तो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि राजनीतिक प्रेरित बयान नहीं होना चाहिए। अगर सत्यता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपराधी चाहे वो राहत कैंप में हो चाहे कहीं भी हो, अपराधी अपराधी होता है और देश के साथ जो अपराध करे उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं होता है। तो अगर वहां पे अपराधी है तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन राजनीतिक रूप उसको नहीं दिया जाना। तो मानते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक पूरा जो है माहौल क्रिएट हो रहा है मुजफ्फरनगर कैंप को लेकर। देखिए, मुजफ्फरनगर को राजनीतिक ही मोहरा बनाया जा रहा है। जिस तरह मुजफ्फरनगर को बर्निंग ट्रेन की तरह कर दिया गया, जिस तरह मुजफ्फरनगर को सभी लोगों ने एक अपना धर्म स्थल राजनीतिक मान लिया, उसकी हम लोगों ने निंदा की थी। हमने कहा था कि अगर कहीं त्रासदी होती है तो हम लोगों को मानवता के नाते जाना चाहिए, न कि राजनीतिक मानने से। यहाँ तो राजनीतिक दल उसको राजनीतिक मानने से लगा, ऐसा लगा राजनीतिक तीर्थ स्थल मुजफ्फरनगर बन गया। लोग जो अपने घर में नहीं देखने के कभी झगड़ा, वो मुजफ्फरनगर देखने सब जा रहे हैं, उसका हम लोग निंदा करते हैं। तो सर सपा सरकार वहां पे जांच कराएगी इस चीज की? नहीं, हम जांच करा रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस कोई हम लोगों को जानकारी देगी उत्तर प्रदेश को, हम उसको जांच कराएंगे और बिल्कुल अपने लेवल पे भी कराएंगे, दिल्ली पुलिस की सूचना पे भी कराएंगे, या कोई भी सूचना आएगी उत्तर प्रदेश पुलिस जरूर जांच करेगी। जबकि रुकन पार्लियामान मोहम्मद अदीब दिल्ली पुलिस के वर्जन को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के बयान को सच साबित करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा है तो ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन दिल्ली पुलिस के वर्जन को मानने को तैयार नहीं हूं। 18 केसेस दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है, जो दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। 18 केसेस में हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब झूठे केसेस हैं, और मुझे ये लगता है कि अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो फौरन उनको सजा देनी चाहिए। फौरन केस करिए और 3 महीने में सजा दे दीजिए, लेकिन ऐसा होना नहीं है। इस बहाने अभी 200-400 मुसलमानों को और पकड़ा जाएगा, जो अभी तक के पिछले 10 साल से कर रहे हैं। तो मुझे कोई यकीन नहीं है, इसलिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। हाई कोर्ट की एक किताब मनीषा सेठी ने एक किताब पब्लिश की है उन जजमेंट्स की। 18 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हाई कोर्ट ये कह रहा है कि ये सब झूठे फिक्टिशियस केस हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया था अहमकाना, उसको साबित करने के लिए अभी 2500 केस चालू किए जाएंगे। मैं इसको बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर ये सच है तो बहुत दुखित है, और अगर ये सच है तो दिल्ली पुलिस को 3 महीने के अंदर इनको पकड़ के इनको सजा देनी चाहिए। अभी और सितम न करें, जो लोग मैदानों में रह रहे हैं, बेघर हो गए हैं, जिनके दिल टूट गए हैं, अब उनके यहां तलाशी ले लेके उनको कहीं पकड़ने की साजिश तो नहीं है। मैं तो ये समझता हूं। आप इस सेक्शन को क्या राजनीतिक साजिश करा? ये पूरी राजनीतिक साजिश पिछले 10 साल से 15 साल से गुजरात के फसाद के बाद से ये एक पॉलिसी शुरू हुई कि इस कम्युनिटी को डिफेंसिव करो, क्योंकि गुजरात के फसाद के बाद आपके मीडिया के आने के बाद ये बात साबित हो गई थी दंगे कौन कराता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने मुल्क को इंतहापसंद अनासर से खतरा बताया और कहा कि इस खतरे से मौसर तरीके से निपटने की जरूरत है। ये बात सही है कि लश्कर तोयबा के कुछ लोग गए थे वहां से मुजफ्फरनगर के जो शरणार्थी हैं, जिन लोगों ने वो भुगते हैं, उनको इसमें प्रोत्साहित करने के लिए अगर गए थे तो वो बात सही होती है जो माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी कही थी। तो इसमें तो उन्हीं की बात को बल मिलता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए
कि इस देश में कट्टरपंथी ताकतें चाहे हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, ये देश के लिए खतरा है और इस खतरे से सभी को सामूहिक रूप से निपटना चाहिए। बीजेपी ने लश्कर तैयबा से मुताल्लिक खबर को दाखिली सलामती के मामले में बड़ी चूक करार देते हुए हुकूमत से वजाहत तलब की है। जबरदस्त जानकारी बाहर आ रही है कि एलईटी के ऑपरेटिव्स मुजफ्फरनगर दंगे के, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के मदद से लश्कर तैयबा और बाकी जो आतंकवादी संगठन है, सीमी हो बाकी हो, उनका जाल कैसे देश भर में फैला है और ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के मामले में कितनी घोर चूक हुई है। हम गृह मंत्री से अपेक्षा करेंगे कि वो तुरंत इस पर खुलासा करे। पहले भी जब राहुल गांधी ने कहा था तब हमने कहा था कि अब बताए कि सचमुच में ऐसी वारदातें हुई क्या, और अगर हुई थी और अगर इस तरह से संपर्क एलईटी का है तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी, उनको क्या इंटेलिजेंस की जानकारी थी या नहीं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को दी थी कि नहीं, तो फिर कैसे वहां लोग पहुंच गए, ये उत्तर प्रदेश सरकार को भी जवाब देना चाहिए और ये केंद्र सरकार को भी जवाब देना चाहिए। उधर खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि दिल्ली पुलिस मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। मुजफ्फरनगर में ये मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है कि वहां पे जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मीडिया के जरिए से सबके सामने आ चुका है। अब ये कहना कि उसका ताल्लुक कोई आईएसआई से या पाकिस्तान से था या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के उसके पीछे कोई हाथ है, हम ये समझते हैं ये सब बातें बेबुनियाद हैं और इससे कहीं ना कहीं मजीद लोगों में और खासकर मुसलमानों में इन फसादात की वजह से और राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के और फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का इन सब तरीकों से खुलासा करके कहीं ना कहीं लोगों में मजीद मायूसी पैदा होगी। और हम ये समझते हैं कि बार बार इस तरीके की बातें करने से और हर वाक़े को कहीं ना कहीं मुसलमानों से जोड़कर देखने से लोगों के अंदर काफ़ी गलतफहमियां पैदा होती हैं, जिससे सोसाइटी में मजीद डिवाइड पैदा होती है। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि किस तरीके से दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के करीब आएं और ऐसे हालात को, वहां के हालात को नॉर्मलाइज किया जा सके। मुजफ्फरनगर फसाद के मुल्जिम मुस्लिम लीडरों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने के सिलसिले में रियासती हुकूमत के खत के जवाब में जिला इंतजामिया ने इब्तिदाई रिपोर्ट भेज दी है। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा का कहना है कि मुस्लिम लीडरों पर से केस वापस लेने के सिलसिले में महकमे कानून को रिपोर्ट भेज दी गई है। इस सिलसिले में एसआईटी ने अभी जांच मुकम्मल नहीं की है और चार्जशीट भी अदालत में पेश नहीं की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक एसआईटी की जांच मुकम्मल होने से पहले मुकम्मल रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। जिन मुस्लिम लीडरों पर से केस वापस लेने के बारे में रियासती हुकूमत गौर कर रही है, उन पर इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने का इल्जाम है, जिसके नतीजे में मुजफ्फरनगर और उसके नवाही इलाकों में फसाद भड़का था। जिन लीडरों पर इश्तियाल अंगेज तकरीरें करने का इल्जाम है, उनमें बीएसपी लीडर कादिर राना, नूर सलीम राना और दीगर शामिल हैं। रियासती हुकूमत ने जिला इंतजामिया को खत लिखकर केस वापस लेने के सिलसिले में उनकी राय मालूम की है। इस खत में 12 नुकात पर जिला हुकाम से जवाब मांगा गया है। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर दो नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम।